हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस सैक का, जो कि बीए प्रोग्राम वालों के लिए है 6 सेमेस्टर के लिए। दोस्तों ये जो है एसओएल और एनसीवेब दोनों ही छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि दोनों ही जो स्टूडेंट है एसओएल और एनसीवेब दोनों के ही सिलेबस का है। तो जो ये पेपर है दोस्तों, इस पेपर का नाम है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों ट्रैक कूटनीति के बारे में, यानी कि जो मैंने ट्रैक 1 की कूटनीति पहले ही पढ़ा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से वो कूटनीति देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रैक 2 की कूटनीति, साथ में मल्टी ट्रैक कूटनीति। तो चलिए बिना देरी करते ही हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था, जब भी ट्रैक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तुम्हें भूमिका में क्या लिखना है, कूटनीति के बारे में लिख देना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था वही सेम चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। कूटनीति के बारे में लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लिख देना है साथ में कूटनीति के 2 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है दोस्तों, हमारा राजनीतिक, दूसरा होता है हमारा गैर राजनीतिक। राजनीतिक में दोस्तों हमेशा राष्ट्रीय हित आएंगे और गैर राजनीतिक में दोस्तों हमारे आर्थिक हित आएंगे। तो अब हम समझते हैं ट्रैक 2 की कूटनीति क्या होती है। तो दोस्तों ट्रैक 2 कूटनीति से अभिप्राय अनौपचारिक कूटनीति से है। हमेशा याद रखना है, जो ट्रैक 2 की कूटनीति होगी वो हमारी दोस्तों अनौपचारिक कूटनीति होगी, जबकि ट्रैक 1 की कूटनीति थी दोस्तों हमारी वो औपचारिक कूटनीति थी। इसे नागरिक कूटनीति भी कहा जा सकता है दोस्तों। इसके अंतर्गत नागरिक समाज के लोगों को नियुक्त करके वार्ता या मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। इसे दोस्तों अनौपचारिक या नागरिक कूटनीति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, जब भी संघर्ष होता है तो वार्ता या फिर मध्यस्थता के लिए क्या होता है दोस्तों, नागरिक समाज के लोगों को ही नियुक्त करके भेज दिया जाता है। इस वजह से इसे नागरिक कूटनीति या फिर अनौपचारिक कूटनीति कहते हैं। अर्थात इसका कूटनीति में शिक्षा विद्वान, पूर्व सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राज्यों के मध्यस्थ को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि शिक्षा विद्वान को नियुक्त किया जा सकता है, पूर्व सरकारी अधिकारी को, या फिर गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओज वगैरह जो होते हैं उन लोगों को नियुक्त करके संधि या फिर वार्ता के लिए भेजा जा सकता है। इसमें अनौपचारिक मध्यस्थों के द्वारा संघर्ष समाधान या राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी ट्रैक 2 की कूटनीति। चलिए अब समझ लेते हैं मल्टी ट्रैक के बारे में। तो मल्टी ट्रैक के बारे में समझते हैं दोस्तों। मल्टी ट्रैक में बहुत सारी कूटनीति आती है, उसमें ही सबसे पहली कूटनीति है दोस्तों हमारी लोकतंत्र कूटनीति। तो लोकतांत्रिक कूटनीति 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के विकास एवं जन्म का स्वर्ण युग माना जाता है। आपको सबसे पहले यही लिखना है कि लोकतंत्र का जो विकास है वो 20वीं शताब्दी से शुरू हुआ, इसलिए उसे स्वर्ण युग भी माना जाता है 20वीं शताब्दी को लोकतंत्र का। तो लोकतंत्रात्मक कूटनीति में लोगों को प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त किया जाने लगा है। जैसे कि आपको पता ही है भारत में क्या है दोस्तों, लोकतंत्र है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक व्यक्ति को, जैसे बहुत सारी पार्टियां बनाई जाती है और लोग क्या देते हैं, वोट देते हैं, तो जो जीतता है वो हमारा प्रतिनिधि होता है। तो इसमें यही होता है दोस्तों, लोकतांत्रिक कूटनीति में लोगों को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। लोकतंत्र में राजपूतों द्वारा किए जाने वाले समझौतों को आम जनता से परिचित रखना आवश्यक होता है, जिस पर लोग अपना मत व्यक्त कर सके। इस कूटनीति में राष्ट्रीय हित के साथ लोगों की रुचि का भी ध्यान रखा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश का सामान्य हित ही होता है। तो ये होती है दोस्तों लोकतांत्रिक कूटनीति। अगली कूटनीति समझते हैं दोस्तों। अगली कूटनीति हमारी दोस्तों सर्वसत्तात्मक कूटनीति। सर्वसत्तात्मक कूटनीति में दोस्तों क्या होगा, इसमें क्या होगा, संचालक देश के उच्च स्तर के गणमान्य नेता, जैसे कि हमारे नेता प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं वास्तविक लक्ष्यों को जनता के समक्ष नहीं लाते। इस कूटनीति में अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सैनिक या फिर जातीय गौरव का सहारा लिया जाता है। सर्वसत्तात्मक कूटनीति का मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण ना करके अपनी विचारधारा का प्रसार करना होता है। इनके अनुसार राज्यों के बीच संघर्ष एवं मतभेद स्थायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मतलब इसमें माना जाता है कि जो संघर्ष और मतभेद है वो ज़्यादातर रहते ही रहते हैं। आप फैमिली में भी देख सकते हैं, सोसाइटी में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, देश में भी
क्या होता है दोस्तों, संघर्ष और मतभेद स्थायी होते हैं, इसको सुलझाया भी जा सकता है। तो सर्वसत्तात्मक कूटनीति में यही माना जाता है। अगली कूटनीति समझते हैं दोस्तों हम। अगली कूटनीति है दोस्तों हमारी सम्मेलन कूटनीति। सम्मेलन कूटनीति सर्वप्रथम सम्मेलन कूटनीति का प्रारंभ कहाँ हुआ? राष्ट्रीय संघ के सम्मेलनों से हुआ। ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या स्टार्टिंग में क्या थी दोस्तों? कम थी, और फिर बाद में वो धीरे धीरे बढ़ी। वे केवल तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करते हैं। ऐसे सम्मेलनों में भाग लेने वाले सदस्य विशेषज्ञ होते हैं। सम्मेलनों की कूटनीति हमेशा खुली कूटनीति होती है, यानी कि इसमें सबको पता होता है कि इस कूटनीति में क्या क्या हो रहा है, या फिर ये मीडिया के थ्रू टीवी चैनलों पर भी दिखाई जा सकती है। जिस प्रकार समझौते खुले में किए जाते हैं, उसी प्रकार को सम्मेलन कूटनीति भी एक खुली कूटनीति होती है। अगली कूटनीति की ओर चलते हैं दोस्तों। अगली कूटनीति है दोस्तों हमारी शिखर कूटनीति। शिखर कूटनीति को हॉटलाइन कूटनीति भी कहा जाता है। इस प्रकार की कूटनीति में राष्ट्रीय के अध्यक्षों के बीच में सीधे संचार के माध्यम से संपर्क कराया जाता है। यानी कि समझ लीजिए, दो देश के अध्यक्ष हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री, जैसे कि हम यूएसए के प्रधानमंत्री समझ लेते हैं। उन दोनों के बीच में सीधे संचार के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों? संपर्क कराया जाता है। यानी कि समझ लीजिए, हमारे देश के जो पीएम होंगे वो हमारे देश में ही रहेंगे, और जो यूएसए के पीएम होंगे वो अपने देश में ही रहेंगे। दोनों का जो संपर्क है वो किसके थ्रू कराया जाएगा? संचार के माध्यम से, जैसे कि ऑनलाइन कराया जाएगा। टेलीफोन या इंटरनेट के माध्यम में महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप किया जाता है, और उसके बाद जो भी परिणाम आता है वो बताया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा दुकानदारी कूटनीति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दुकानदारी कूटनीति क्या होगी, तो चलिए समझते हैं। दुकानदारी कूटनीति दुकानदारी या व्यापारिक कूटनीति में व्यापार के द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण समझौते करने का प्रयास किया जाता है, ताकि दूसरे देश के व्यवहार में वांछित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। या कूटनीति दुकानदारी जैसी नीति है। जैसे कि क्या होता है दोस्तों, एक दुकानदार कभी अपने ग्राहक को नाराज करने के लिए तैयार नहीं होता, परंतु वस्तुओं को बेचने की निपुणता द्वारा हमेशा अपना लाभ कमाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक इसी तरह दुकानदारी कूटनीति का प्रयोग करने वाले कूटनीतिज्ञ हमेशा लो और दो की भावना व सद्भाव वार्ताएं तथा व्यवहार करते हैं। यह कूटनीति ब्रिटिश कूटनीति के आदर्शों पर आधारित थी। तो दोस्तों इसमें यही होता है। दुकानदार कूटनीति में क्या होता है, जैसे एक दुकानदार है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मेरा ग्राहक है वो मुझसे नाराज होकर जाए, और वो हमेशा ये भी चाहेगा कि हमेशा मेरा लाभ हो। तो इस कूटनीति में यही होता है, एक देश हमेशा अपना लाभ दूसरे देश से करता ही करता है। अगली कूटनीति समझते हैं दोस्तों। अगली कूटनीति है योद्धा कूटनीति। योद्धा कूटनीति दोस्तों बहुत सरल है। योद्धा कूटनीति में सैनिक कूटनीति एक युद्ध विवेकपूर्ण कूटनीति है, जो बुद्धिमत्तापूर्ण समझौता नहीं करती है। कूटनीति केवल शक्ति पर आधारित होती है। बस ये याद रखना है दोस्तों, योद्धा कूटनीति में हमेशा शक्ति पर आधारित होएगी, इसमें कोई समझौते वगैरह नहीं होते हैं। अगली समझते हैं दोस्तों। अगली हमारी है मुक्त कूटनीति। तो मुक्त कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी संधियां या फिर समझौते किए जाते हैं, उन सब की जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए, इसलिए इसका नाम मुक्त कूटनीति है। यानी कि ऐसी कूटनीति जिसके बारे में सबको ज्ञान हो, यानी कि पता हो। दोस्तों ये ठीक कर लेना, यहाँ पे संधियाँ आएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत लोगों को यह अधिकार तथा कर्तव्य दिया जाता है, वह विदेश नीति के निर्णय निर्माण के बारे में जाने तथा जनमत के द्वारा उन निर्णयों में भागीदार निभाए। तो इसलिए इसे मुक्त कूटनीति कहा जाता है। अगला समझते हैं दोस्तों। अगली है हमारी गोपनीय कूटनीति। तो गोपनीय कूटनीति इसकी एकदम अपोजिट है। तो गोपनीय कूटनीति से अभिप्राय है कि कोई भी कूटनीति समझौता गुप्त रखा जाए, उसकी प्रक्रिया के बारे में साधारण जनता को बहुत कम जानकारी दी जाए। इसकी सफलता के लिए ही इसकी गोपनीयता को आवश्यक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कूटनीति जिसको हम क्या रखते हैं, गुप्त रखते हैं, यानी कि सबसे छुपा के रखते हैं, और इसकी सफलता के लिए ही ऐसा किया जाता है, इसलिए इसे गोपनीय कूटनीति कहा जाता है। ये आप ये भी लिख सकते हैं, मुक्त कूटनीति की एकदम अपोजिट होती है। अगला हम समझते हैं। अगला है दोस्तों हमारा संसदीय कूटनीति। तो संसदीय कूटनीति का अर्थ दो पक्षीय बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कूटनीति का संचालन करना होता है। यानी कि अलग अलग संस्थाओं द्वारा कूटनीति का संचालन करना ही संसदीय कूटनीति कहा जाता है। अगला समझते हैं दोस्तों। अगली कूटनीति हमारी है गनबोट कूटनीति। गनबोट कूटनीति में क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत एक राज्य के द्वारा अपने नौसैनिक जहाज़ों के द्वारा प्रयोग राज्यों पर दबाव बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कि 1971 में क्या हुआ था दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो उस टाइम पे दोस्तों क्या हुआ था, अमेरिका ने अपना नौसैनिक
बोट कर लेना, बोट को बंगाल की खाड़ी में भेजा था, जिससे क्या हुआ था दोस्तों, दबाव बनाया गया था भारत पे। ठीक है दोस्तों, तो ये गन बोट कूटनीति होती है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, अलग अलग देशों पर दबाव बनाया जाता है बोट के थ्रू, सैनिक बोट के थ्रू। अगला समझते हैं दोस्तों। अगली हमारी है चेकबुक कूटनीति, जो कि मल्टी ट्रैक कूटनीति की सबसे लास्ट कूटनीति है। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी देश को आर्थिक सहायता देकर उस पर प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण शीत युद्ध के समय अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप देशों को डॉलर कूटनीति के तहत आर्थिक सहायता देकर इन देशों को नाटो में शामिल करना था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे समझ लो किसी देश ने क्या करा, दूसरे देश को पैसे उधार दे दिए, उसके बदले में कुछ भी कराना। जैसे कि आपने देखा ही अभी जो श्रीलंका है वो क्या हो गया, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा डूब गया है। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था दोस्तों, चाइना का था। तो चाइना ने क्या करा था, श्रीलंका को पहले स्टार्टिंग में उधार दिया था, और अब क्या हो रहा है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा तंगी आ गई है पैसों से रिलेटेड। ऐसा ही दोस्तों पहले अमेरिका ने किया था शीत युद्ध के टाइम पे। अमेरिका का जो एक संगठन है दोस्तों नाटो, अमेरिका चाहता था कि नाटो में बहुत सारे देश शामिल हो, लेकिन इजीली देश शामिल नहीं हो सकते। इस वजह से उसने क्या करा, दूसरे देशों को क्या करा, आर्थिक रूप से सहायता दी, और इस तरीके से क्या करा, नाटो में शामिल कर लिया दूसरे देशों को। तो ये होती है दोस्तों चेकबुक कूटनीति। तो ये थी आज की सारी कूटनीति, जो अच्छे से आपको समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।